समुद्री तूफान बाइफरजॉय से कराची को खतरा, मुमकिना इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फौज के ताज़ादम दस्ते शहर में तैनात कर दिए गए हैं। शहर में फौज की तैनाती का फैसला वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में किया गया। इजलास में बाइफरजॉय से निमटने के लिए हिज़्म अमली तैयार कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक पाक फौज की कमान ने फैसला किया है कि मुमकिना रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए पाक फौज के मज़ीद दस्ते भी तलब किए जा सकते हैं। समुद्री तूफान बाइफरजॉय से कराची को खतरा है और मुमकिना इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फौज के ताज़ादम दस्ते शहर में तैनात भी कर दिए गए हैं। शहर में फौज की तैनाती का फैसला वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में किया गया। साथी एंकर ज़िशान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मौसम साइक्लोन से मुतालिक जानेंगे। जी ज़िशान, बताइएगा। कहीं शदीद गर्मी तो कहीं बारिश, मौसम के निराले ही रंग हैं। आने 24 घंटों में मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी का इम्कान है। ताहम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल बाद दोपहर आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब की बात कर लेते हैं तो पंजाब में मरी, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, कसूर, फैसलाबाद और लाहौर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में वैसे तो मौसम खुश्क और गर्म, लेकिन शाम और रात में आंधी चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है। सिंध की तरफ बढ़ते हैं तो सिंध में जनाब मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन, मिट्टी, हैदराबाद, कराची और इस्लामपुर, इन तमाम जगहों में आंधी आ सकती है और उसके साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। बलूचिस्तान में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ वैसे बारखान, कला सैफुल्ला, कल्लात, खुजदार, लसबेला, मकरान और आबरान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। केपी के का रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ भी जो इलाके हैं दीर, चित्राल, कोहिस्तान, एबटाबाद, पेशावर, कोहाट, बन्नू, वजीरिस्तान और DI खान, यहाँ पर चंद एक मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ये तो हमने ओवरऑल मजमूई तौर पर मौसम की बात कर ली। अब बात करते हैं कराची को जिस खतरे का सामना यानी बाइफरजॉय, वो तूफान जो यहाँ टकरा सकता है खुदा ना खास्ता, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सिंध के साहिली इलाकों से तूफान टकराने वाला है। इन खबरों ने जहां अवाम को फिक्रमंद कर दिया है, वहीं सिंध सरकार भी खूब मुतहर्रिक है। समुद्री तूफान को बाइफरजॉय का नाम दिया गया और अब ऊंची लहरें मुसलसल सिंध के साहिलों की तरफ बढ़ रही हैं। साहिली इलाकों में दफ़ा 44 लगाकर अवाम को दूर रहने की हिदायत की गई है। माहीगिरों को भी समंदर से वापस बुला लिया गया है। वैसे तो ये तूफान कराची, ठट्ठा, सजावल और बदीन, मीरपुर खास और उमरकोट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वज़ीर आला सिंध के मुताबिक ज़्यादा खतरा जिला सजावल है। इम्कान है कि ये तूफान साहिली इलाकों से 15 जून को टकरा सकता है। ऐसा हुआ तो तेज़ बारिशें होंगी और इतनी तेज़ कि अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। अगर पूरी शिद्दत से ये तूफान टकराया तो सिंध की साहिली पट्टी में 300 किलोमीटर और कराची में 100 किलोमीटर तक नुकसान पहुंच सकता है। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी लोगों को वार्निंग दे दी गई है। माहिरीन मौसमियात का ख्याल है कि तूफान अपना रुख तब्दील कर सकता है। ऐसा हुआ तो साहिली इलाके तबाही से बच जाएंगे। जी तो बिल्कुल जनाब, बाइफरजॉय की रफ्तार में तेजी आ गई है और कराची से इसका फासला भी मजीद, जैसा कि आपने जाना, कि 600 किलोमीटर रह गया है। 40 फुट तक ऊंची लहरें हैं और साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने तूफान कराची और दीगर साहिली इलाकों से टकराने का खदशा भी जाहिर किया है। तवक्को है कि साहिली इलाकों में 3 रोज तक तेज बारिश होगी और तमाम जो बिल बोर्ड्स हैं कराची शहर के, उन्हें हटाने का हुक्म भी दे दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। समुद्री तूफान बाइफरजॉय की शिद्दत में इजाफा, कराची से 600 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया। 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं। समंदर की लहरें बिफरने लगी, 35 से 40 फीट ऊंची हो गयी। केटी बंदर और गुजरात की साली पट्टी से टकराने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 3 रोज मूसलाधार बारिश और समंदर में तूफ़ानी का भी खदशा। महकमे मौसमियात के साइक्लोन वार्निंग सेंटर के डायरेक्टर जुबैर अहमद ने बताया, समुद्री तूफान जुमेरात की सुबह भारतीय गुजरात के साहिल से टकराएगा। कराची समेत सिंध के मुताबिक साहिली इलाके भी मुतासिर हो सकते हैं। महकमे मौसमियात
के मुताबिक तूफान से मुल्क भर में शदीद बारिशें होंगी। 13 से 17 जून के दरमियान ठट्ठा, मटियारी, सजाउल-बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी और तेज हवाएं चलेंगी। डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरीट मटियारी में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। सेल इंतजामिया उमरकोट भी हाई अलर्ट। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों उमरकोट में हाई अलर्ट। बिल बोर्ड, सोलर प्लेट्स हटाने के अहकाम जारी कर दिए। तमाम महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी गयी। समंदरी तूफान बाइपरजॉय से बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी खतरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर हाई अलर्ट हो गया। कमिश्नर मकान और कल्लात हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश के इक़दाम की हिदायत कर दी। समंदरी तूफान बाइपरजॉय सिंध के साहिली इलाकों की तरफ बढ़ा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि सबसे पहले तो ये बताइए कि समंदरी तूफान बाइपरजॉय के असरात क्या होंगे और कराची से इसके टकराने का इम्कान किस हद तक है? शुक्रिया जी। देखिए, कराची से तो नहीं टकराएगा, इसका कोई इम्कान नहीं है कि कराची से टकराए। ये शुमाल मशरक़ की जानिब निकलेगा, कराची के दूर से निकलेगा और मोस्ट प्रॉबेबली कि हमारे किसी एरिया से भी डायरेक्ट नहीं टकराएगा। अलबत्ता जो हमारा ठट्ठा की साहिली पट्टी है, केटी बंदर और इंडियन जो गुजरात मांडवी वाला एक उनकी जगह है, उसके नज़दीक एक पोर्ट है, उस जगह के दरमियान से कहीं से गुजरेगा। तो उसका बल का जो पोर्शन है ना, समझ लें उसकी, वो तो इंडियन साइड पे होगी, लेकिन कुछ उसका फैलाव की वजह से हमारी जो बिल्कुल इंडिया के साथ बॉर्डर लगती है उस एरिया पे से गुजरेगा। तो वहाँ ज़्यादा आंधी और ज़्यादा बारिशें होने का इम्कान है। कराची से एज सच उसके टकराने का कोई इम्कान नहीं है। ठीक है सरफराज साहब, अभी तो आप ये कह रहे हैं कि अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि ये कराची से टकरा सकता है, लेकिन इस तरह का जो समुद्री तूफान जिसे हम कह रहे हैं, किस किस्म की सूरत हाल होती है कि ये तूफान इस तरह से सामने आता है? देखिए, बुनियादी तौर पे समंदर का दर्जा हरारत जब 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक समंदर की सतह के ऊपर और डेप्थ नीचे 50 मीटर नीचे डेप्थ तक जब इतना दर्जा हरारत हो जाता है, तो उसके नतीजे में बुखारात बनकर ऊपर उड़ने का और फिर ऊपर बादल बनने का अमल तेज़ होता है। उसके नतीजे में लेटेंट हीट रिलीज़ होती है और ये पूरा प्रोसेस का साइकिल चल पड़ता है, जिसके बाद साइक्लोन बनते हैं। ये जो साइक्लोन है ये काफ़ी शिद्दत का साइक्लोन है। इस वक्त कराची के जनूब में 550 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। फ़िलहाल इसका रुख शुमाल की तरफ है और फिर 14 तारीख की सुबह के बाद जो है ना, ये शुमाल मशरक़ की जानिब इसका रुख डाइवर्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि वही केटी बंदर और इंडियन गुजरात की जो दरमियानी एरिया है वहाँ से गुजरेगा ये। और 3 तरह के इसके बड़े असरात होते हैं, इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तो बहुत हाई स्पीड विंड चलती है, स्क्वाली विंड जिन्हें कहते हैं, यानी हमारे एरिया पे जो और मुल्क का जो इंडिया का एरिया है जहाँ से ये गुजरेगा, वहाँ से 80 से 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। फिर उसके नतीजे में बारिश दूर दूर तक, अच्छी तेज़ बारिश 2 से 3 से 4 दिन तक रहेगी। और तीसरा ये कि जिस साहिली पट्टी से टकराता है वहाँ पर लहरों की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो ये 3 बड़े असरात होते हैं उसके। कराची पे चूँकि टकराने का नहीं है, लेकिन यहाँ भी आंधी चल सकती है और उसके साथ साथ कहीं दरमियानी और कहीं किसी वक्त तेज़ स्पेल बारिश का स्पेल हो सकता है। ठीक है सरफराज साहब, ये भी जानना चाहूँगी, ये तो अभी की सूरत हाल है, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो उस हवाले से क्या कहेंगे कि इससे पहले कभी ऐसी समुद्री तूफान की सूरत हाल पैदा हुई है? जी बिल्कुल होती रही है। देखें, जो मई और जून 2 महीने होते हैं ना मानसून से पहले के महीने, प्री मानसून सीज़न, और फिर पोस्ट मानसून सीज़न जो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने होते हैं। इन 2 महीने पहले मानसून से और फिर 2 महीने मानसून के बाद, इन 4 महीनों में यहाँ अरेबियन सी में और साथ बे ऑफ बंगाल में, यानी नॉर्थ इंडियन ओशन, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं यहाँ पर साइक्लोन बनने के होते हैं। ये सीज़न होता है, यहाँ की क्लाइमेट है कि इन महीनों में यहाँ पे साइक्लोन बनते हैं। वो अलग बात है कि किसी साल ज़्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है और किसी साल बिल्कुल नहीं बनते। जैसे पिछले साल कोई भी नहीं बना था, 2021 में एक बना था जो इंडियन गुजरात की तरफ निकल गया था। पाकिस्तान के कोस्ट को जो बहुत मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन था, ये जिसने बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया था, वो 1999 में एक आया था, जो कि इसी ठट्ठा का यही जो इलाका है केटी बंदर, यहीं पर उसने हिट किया था और 700 से ज़्यादा अमवात हुई थी और बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए थे उसकी। उसके बाद फिर 2007 में एक साइक्लोन आया था जो मकरान के कोस्ट की तरफ निकला था और ओमारा और पसनी के दरमियान उसने हिट किया था। फिर 2010 में एक साइक्लोन ओमान के साहिल से टकरा कर रिकर्व होकर वापस आया था, तो उसने कुछ बारिशें तो बरसाई थी, लेकिन हमारे एरिया को डायरेक्ट हिट नहीं किया था।
ٹھیک ہے سرفراز صاحب، جیسے کہ فی الوقت تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی پاسبلٹی بھی پیدا ہو بھی سکتی ہے، تو ایسے میں احتیاط تو یقینی طور پر ہونی چاہیے۔ جی بالکل، احتیاط تو بہت ضروری ہے، اور پچھلے 2-3-4 دن سے ہم تو پچھلے مطلب 5 یا 6 جون سے اس کو فالو کر رہے ہیں، اور آج کوئی اس وقت ہم 14واں الرٹ یا تیسری چوتھی اس کے اب وارننگ کی کیٹیگری میں، تو 14واں الرٹ ہم ایشو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 5-6 جون سے مسلسل مانیٹر کر کے ایک طرح سے آگاہی دیتے رہے ہیں ہم لوگ۔ تو انتظامی سطح پہ بھی اس کی خاصی یہاں سندھ میں پی ڈی ایم اے نے اور پھر ہر ڈسٹرکٹ کے متعلقہ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں انہوں نے اچھی خاصی اس کے لیے پریپریشن کر رکھی ہے کہ اس طرح کی انٹورڈ سچویشن سے کیسے نمٹا جائے۔ ٹھیک ہے سرفراز صاحب، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے سے ہی آپ لوگوں نے الرٹ بھی جاری کر دیا، آگاہی بھی دینا شروع کی، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ساحلی سمندر پر لوگ ہمیں سیر و تفریح کرتے بھی نظر آئے۔ جب ان سے پوچھا جائے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس متعلق کوئی آگاہی نہیں ملی ہے کہ ایسا کوئی طوفان آنے والا ہے۔ دیکھیے یہ تو خیر اب جب پورے میڈیا میں اس کی تشہیر ہو رہی ہے اور پہلے دن سے ہماری ویب سائٹ پر موجود ہوتا ہے، اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے ساتھ فوری طور پہ ایک طرح سے وہ انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے، تو وہ تو آپ کو پتہ ہے جو لوگ ٹھیک ہے، یقینی طور پر احتیاط تو ضروری ہوتی ہے۔ سرفراز صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ 9 مئی کے شرپسندوں کے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پوری دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلتے ہیں۔ خصوصاً 2 صوبوں میں جو حملہ ہوا پنجاب میں اور کے پی میں، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا سوائے فوجی تنصیبات کو۔ اس ایوان کی رائے ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کے چیئرمین نے 9 مئی 2023 کو آئین و قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ملک کی سلامتی کے حامل اداروں کے خلاف کارروائیوں میں تمام حدود و قیود عبور کرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ اس جماعت اور اس کے سربراہ کی پاکستان دشمن کارروائیوں کا بوجھ اس کی اپنی جماعت کے رہنما اور کارکن بھی نہیں اٹھا پا رہے۔ ان واقعات میں ملوث تمام افراد کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت بلا تاخیر کارروائی مکمل کر کے سزا دلوائی جائے۔ جناب والا، ایک میاں والی کے ایئر بیس پہ 85 جہاز کھڑے تھے اس وقت، جن کو جلانے کی کوشش کی گئی، اور جب ان تک نہ پہنچ سکے جو باہر ایک جہاز جو ہے یادگار کے طور پہ تھا اس کو جلا دیا گیا۔ ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا، ہم نے جو کتابوں میں آلریڈی قانون کی کتابوں میں جو اس کے ریلیونٹ قانون ہے اس کو اپلائی کر رہے ہیں۔ سینٹ اجلاس میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ اجلاس میں اپوزیشن نے سینیٹر آصف کرمانی کی تقریر کے دوران ہنگامہ کیا۔ سینیٹر آصف کرمانی نے مطالبہ کیا کہ 9 مئی کے گناہ اور GHQ حملے پر معافی مانگی جائے۔ In order to enable the House to discuss and pass the resolution regarding tragic incident of the violence in various parts of the country on 9th May 2023. No cross ادھر سر مجھ سے کراس ٹاک کی جا رہی ہے۔ پاکستان کو برباد کیا۔ 9 مئی کو تم لوگوں نے آگ لگائی پاکستان کو، پاک فوج پر حملہ کیا تم لوگوں نے۔ تم لوگوں کی اتنی جرأت، آپ مزار قائد اعظم پر جائیے، آپ قائد اعظم کے مزار پر جائیے، معافی مانگے جا کے وہاں سے۔ 9 مئی کا جو گناہ اس پر معافی مانگو، GHQ پر حملے کی معافی مانگو۔ انگی صاحب تشریف۔ الیکشن آئینی مدت سے بڑھانے کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا ہے۔ سربراہ پی ٹی اے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے انتخابات آگے بڑھانے کا فیصلہ کسی پارٹی یا شخصیت کو نہیں کرنا، کشمیر پر قبضہ چیئرمین پی ٹی آئی اور مودی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ الیکشن تاخیر سے ہوتے ہیں، جو ہمارا آئینی مدت ہے اس سے آگے بڑھتا ہے، تو وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، نہ کسی پارٹی نے کرنا ہے، نہ کسی شخصیت نے کرنا ہے، پارلیمنٹ نے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر آئینی مدت کے اندر ہونے ہیں تو پھر الیکشن کا شیڈول الیکشن کمیشن نے دینا ہے۔ میں یہ بات اس زمانے میں بھی کہتا رہا ہوں اور آپ کے نوٹس میں ہے کہ ملک کی معیشت اس قدر گر چکی ہے کہ اس کو اگلی حکومت اٹھائے گی کیسے، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ آج وہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔
ہر چند کہ پاکستان اس وقت معاشی بحران کے زد میں ہے. ان حالات میں بجٹ پیش کیا گیا ہے، قومی بجٹ، اسے متوازن قرار دیا گیا. حملہ کرنے کے واقعات کو تاریخ کا سیاہ باب قرار دیا ہے. چین کی کوششوں سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تعلقات کی بہتری کے لیے اقدامات ہوئے ہیں، ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بہتری، اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور پورے عالم اسلام کے ایک قوت بننے کے لیے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. چین کی سرمایہ کاری. اب گاؤں چمکیں گے. پنجاب کے ہر گاؤں میں سینیٹری ورکرز صفائی ستھرائی کریں گے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے شہروں کی طرز پر گاؤں میں صفائی کا پائیدار سسٹم وضع کرنے کی ہدایت کر دی. محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ شکایت سیل اور اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کا اچانک دورہ کیا اور عملے کی غیر حاضری پر سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے شکایات سیل کے سربراہ کو عہدے سے ہٹا دیا. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز.